नमस्कार दोस्तों, मानव प्रताप इग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा, आप लोगों की बायोलॉजी। तो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है हमारा प्रकाश संश्लेषण, जो कि थोड़ा सा टफ पड़ता है सभी के लिए। तो आज हम लोग बहुत इजी गोइंग में प्रकाश संश्लेषण को पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। अब सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि तो जो जीव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्वपोषी, एक होते हैं विषम पोषी। यानी कि पोषण के आधार पर हम लोग जीवों को दो भागों में बांटते हैं, स्वपोषी जीव और विषम पोषी जीव। अब ये स्वपोषी और विषम पोषी के अंदर क्या अंतर होता है? अगर हम लोग स्वपोषी की बात करें तो स्वपोषी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी कहा जाता है। ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी जीव कहा जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब जो स्वपोषी जीव होते हैं उसका मतलब है कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं। अब स्वयं बनाने का मतलब क्या है कि अपनी ही प्लांट बॉडी के अंदर, यानी खुद के अंदर ही अपना भोजन बना रहे हैं, उन्हें हम लोग क्या कह देंगे? स्वपोषी कह देंगे। और विषम पोषी का मतलब क्या हो गया कि शरीर के बाहर अपना भोजन बना रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? विषम पोषी कहा जाता है। ठीक है, तो अब जो स्वपोषी जीव कौन होते हैं? प्लांट जो होते हैं वो हमारे स्वपोषी होते हैं, यानी कि अपना भोजन वो खुद बनाते हैं अपनी ही प्लांट बॉडी के अंदर। इसी वजह से पादपों को क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहा जाता है। और भोजन का निर्माण करते हैं, किस रूप में करते हैं? ग्लूकोज के रूप में भोजन का निर्माण करते हैं। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या हो गया कि जो प्लांट्स होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य का प्रकाश मिलेगा यानी कि सनलाइट मिलेगी, और क्या मिलेगा? CO2 और H2O से रिएक्ट करके और किसका निर्माण कर देते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो सिंथेसिस। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण का मतलब होता है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है। ठीक है, तो अब जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? ये हो गया हमारा सूर्य। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बाहर से इसको CO2 मिल रही है, हम लोग CO2 रिलीज करते हैं। उसके अलावा जड़ों के अंदर क्या मिलती है? वाटर मिलता है। और जो पादप होते हैं वो किसका निर्माण कर देते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर देते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बस इतना सा है प्रकाश संश्लेषण। प्लांट्स CO2 और H2O को ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या मिल रहा है? पादप को प्रकाश मिल रहा है, और किसका निर्माण कर देंगे? ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। और ये ग्लूकोज ही क्या है? एक तरीके से भोजन है पादपों के लिए। तो जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन को किस रूप में लेते हैं? ग्लूकोज के रूप में। और जो प्लांट्स होते हैं वो भोजन को संचित किस रूप में करते हैं? यानी कि स्टोर किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में भोजन को संचित करने का काम करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो प्लांट्स होते हैं उन्होंने ग्लूकोज बना लिया, बहुत सारा ग्लूकोज बना लिया। ठीक है, किस प्रक्रिया के द्वारा बना है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया है? ग्लूकोज का निर्माण किया है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज होता है इसको प्लांट्स
संचित किस रूप में करते हैं, यानी कि स्टोर किस रूप में करते हैं, ग्लूकोज के रूप में करते हैं। मान लीजिए कि जो ग्लूकोज का अणु है, बहुत सारे ग्लूकोज के अणु है और स्टार्च के रूप में इनको क्या कर लेते हैं, ये संचित करने का काम कर लेते हैं। मान लीजिए किसी दिन हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हुई, अगर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती है तो भोजन वापस स्टार्च को किसके अंदर चेंज कर देंगे, ग्लूकोज के अंदर चेंज कर लेंगे और भोजन के रूप में ग्रहण करने का काम कर लेंगे। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ना है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की इक्वेशन देख लेते हैं सबसे पहले। तो CO2 प्लस H2O किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। C6H12O6 के अलावा जल और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए ये हो गई हमारे कौन सी रिएक्शन, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर हो क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर होता है हमारे कि जो प्लांट्स होते हैं वो कितने, 6 CO2 और 12 जो हमारे जल के अणु है वो उनको प्रकाश की उपस्थिति में ग्रहण करेंगे और किसका निर्माण कर देंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 का निर्माण कर देंगे और किसका निर्माण कर देंगे, जल का निर्माण कर देंगे और ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे और इस ऑक्सीजन को हम लोग श्वसन के रूप में ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये होती है हमारी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, तो अब जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर क्या क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया हो रही है इसके अंदर हमें क्या क्या नजर आ रहा है। सबसे पहले जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसे कहा जाता है कि ये एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया होती है। भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हो गया, होती कहाँ पर है, ये प्लांट की लीफ के अंदर होती है, एक तरीके से भौतिक पार्ट हो गया। और उसके अलावा इसके अंदर किन का निर्माण हो रहा है, रसायनों का निर्माण हो रहा है। रसायन कौन कौन से हो गए, ग्लूकोज भी एक तरीके का रसायन है और रसायनों का ही उपयोग हो रहा है। जल भी क्या है, एक प्रकार का रसायन है। CO2 भी क्या हो गया, एक प्रकार का रसायन हो गया। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है यह एक भौतिक और रासायनिक अभिक्रिया होती है। हम लिख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण एक भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, उसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है के अंदर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, प्रकाश के रूप में ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश को ग्रहण किया जाता है और किसके अंदर चेंज कर दिया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर चेंज कर दिया जाता है। यानी कि एक तरीके से प्रकाश को हम लोग किस रूप में ले रहे हैं, ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर हो क्या रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर CO2 और H2O जो है वो किसका निर्माण कर रहे हैं, ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। यानी कि जो सरल मॉलिक्यूल्स है, सरल जो पदार्थ है वो किसका निर्माण कर रहे हैं, एक जटिल पदार्थ का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है, यह एक प्रकार की एनाबॉलिक
एनाबॉलिक अभिक्रिया है। और एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? सरल पदार्थ से किसका निर्माण करना? जटिल पदार्थों का निर्माण करना। तो हम कर क्या रहे हैं इसके अंदर? CO2 और H2O से किसका निर्माण कर रहे हैं? एक जटिल पदार्थ C6H12O6 का निर्माण करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? एक प्रकार से ये एक एनाबॉलिक अभिक्रिया हो जाती है। उसके अलावा इसे कहा जाता है कि यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया? ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि अपचयन और उपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हो क्या रहा है? अगर हम लोग एक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया है उसके अंदर किस किस का निर्माण हो रहा है? ऑक्सीजन का भी निर्माण हो रहा है और हाइड्रोजन का भी निर्माण हो रहा है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले तो ये है हमारा CO2। तो इस CO2 से क्या बन रहा है? ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है। और ग्लूकोज का जब निर्माण हो रहा है CO2 के अंदर तो हो क्या रहा है? एक तरीके से यहाँ पर हमारे कौन ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? अपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हाइड्रोजन गेन होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऐड होते जाते हैं, उसे हम लोग क्या कह देंगे? अपचयन कह दिया जाता है। उसके अलावा इसके अंदर हो क्या रहा है? उसके अलावा इसके अंदर ऑक्सीजन का भी निर्माण हो रहा है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? यह एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कही जाती है। तो ये बात हो गई हमारी किसके बारे में? ये हो गया हमारे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंदर हो क्या रहा है? बस CO2 और H2O जो है किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा जल और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं और इस ऑक्सीजन को हम लोग जो है, जो जीवित जीव है, एनिमल्स है, उसको ग्रहण करने का काम करते हैं। तो ये होती है हमारी कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। अब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को या प्रकाश संश्लेषण को पढ़ने से पहले कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोगों को ध्यान देना है कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी कि बहुत सारे प्रयोग किए थे। तो उन सभी प्रयोगों के बारे में हम लोग एक एक करके सभी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था उसे कहा जाता है शबलित पत्तियों का प्रयोग। इस प्रयोग के अंदर क्या किया जाता है? शबलित पत्ती प्रयोग के अंदर क्या किया गया? इस प्रयोग के अंदर किया गया, सबसे पहले एक प्लांट ले लिया। ठीक है, ये हमारा प्लांट है कोई भी, और प्लांट की लीफ का यूज किया गया। तो इस प्लांट की जो लीफ है, ये मैंने लीफ को थोड़ा बड़ा करके बना दिया। ठीक है, अब ये जो पादप की पत्ती है इसके ऊपर हमने क्या किया? एक काला कागज लगा दिया कुछ कुछ जगह पर और कुछ जगह पर नहीं। इस प्रकार से एक ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया। यहाँ पे पूरा का पूरा जो पत्ती है उसके ऊपर क्या कर दिया हमने? ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया। कहीं से नजर आ रही है ये लीफ? नहीं नजर आ रही, यानी कि ब्लैक कलर का कागज लगा दिया। और दूसरी जगह पर भी यही किया, सेम थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ पर भी एक ब्लैक कलर का पेपर लगा दिया।
ठीक है, प्रकार से पूरा ब्लैक कलर कर दिया या फिर ब्लैक कलर का कागज से ढक दिया, किसको, पत्ती को ढक दिया। आधी जगह पर ढका और आधी जगह पर नहीं ढका हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सूर्य के प्रकाश के अंदर रख देंगे। जैसे ही हम लोग इसे सूर्य के प्रकाश के अंदर रखेंगे तो होता क्या है, सूर्य के प्रकाश की क्रिया होगी, सूर्य का प्रकाश मिला प्लांट को, के अलावा वही CO2 प्लस H2O, तो क्या बनेगी, ग्लूकोज का निर्माण होगा, के अलावा H2O और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस सबलित पत्ती के प्रयोग के अंदर क्या देखा गया कि जहां जहां पर हम लोगों ने काला कागज लगाया हुआ है, वहां पर जहां जहां भी काला कागज लगाया हुआ है वहां पर स्टार्च का निर्माण नहीं होता है, और जहां पर ब्लैक कलर का कागज नहीं लगाया है वहां पर क्या हो गया, स्टार्च का निर्माण हो गया। तो इस प्रयोग से हम लोगों को क्या पता चलता है, इस प्रयोग से हमें यह पता चलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवाने के लिए प्रकाश का होना जरूरी है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर ही हम लोग क्या करवा सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का हम लोगों ने क्या लगाया है, कागज लगाया है, तो इस ब्लैक कलर के कागज के यहाँ पर प्रकाश जो है वो नहीं पहुंच पा रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है। लेकिन जो ग्रीन पार्ट है, जो हरा वाला जो भाग है, वहां पर क्या हो रहा है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है। और अगर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी तो किसका निर्माण होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा। और ग्लूकोज को प्लांट्स किस रूप में संचित करते हैं, स्टार्च के रूप में संचित करने का काम करते हैं। जब इसको वापस से प्रयोग किया गया या फिर इस पत्ती को निकाल कर देखा गया कुछ टाइम पे बाद में, तो जहां पर ग्रीन पार्ट था वहां पर तो स्टार्च बन रहा था, यानी कि स्टार्च की उपस्थिति देखी गई, लेकिन जो ब्लैक कलर का कागज था वहां पर स्टार्च अनुपस्थित है, यानी कि वहां पर स्टार्च की मात्रा नहीं पाई जा रही थी। तो इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया भी नहीं होती है। ठीक है, तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप के हरे भाग में संपन्न होती है। तो समझ में आया, प्रकाश संश्लेषण का पहला प्रयोग किया गया, पहला प्रयोग क्या किया गया, सबलित पत्ती का प्रयोग किया गया। और सबलित पत्ती का मतलब होता है कि हम लोग क्या करेंगे, एक जो लीफ है उसको आंशिक रूप से किससे ढक देंगे, एक काले कागज से ढक देंगे। ये हो गया हमारा काला कागज। तो इस काले कागज को आंशिक रूप से ढक गया, यानी कि किसी किसी जगह पर छोड़ छोड़ के इसको हमने पत्ती को ढक दिया है। तो होगा क्या, सूर्य के प्रकाश, इस पत्ती को हम लोग क्या कर देंगे, इस प्लांट को सूर्य के प्रकाश के अंदर रख देंगे। तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश के ऊपर रखेंगे तो CO2 मिल रही है, उसके अलावा H2O ग्रहण कर लिया इन्होंने जड़ों से, और किसका निर्माण कर देंगे, ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे। लेकिन जब इसको वापस से देखा गया, यानी कि इसके ऊपर प्रयोग किए गए, तो यह पाया गया कि जो प्लांट का, यानी कि जो पत्ती है उसका जो ग्रीन पार्ट था, जहां पर हम लोगों ने कागज से नहीं ढका था, वहां पर किसका निर्माण हो रहा था,
ग्लूकोज का निर्माण हो रहा था, और जहां पर ये जो काला कागज है यहाँ पर स्टार्च नहीं बन रहा था। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में केवल कहां पर होती है? पादप के हरे भाग में संपन्न होती है। तो पहला प्रयोग समझ में आया, सबलित पत्ती का प्रयोग। और सबलित पत्ती का मतलब होता है पत्ती को आंशिक रूप से ढक देना ही क्या कहलाता है? सबलित पत्ती कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रयोग की। अब ये जो दूसरा प्रयोग है इसे कहा जाता है अर्ध पर्ण प्रयोग, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इस अर्ध पर्ण प्रयोग के अंदर क्या किया गया? इस प्रयोग के अंदर किया गया ये हमारी लीफ है, ठीक है, इस लीफ को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, आधी लीफ को, पूरी लीफ को नहीं, केवल आधी पत्ती को एक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, और वो सॉल्यूशन था KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर किसको डाल दिया जाता है? पत्ती को डाल दिया जाता है, और पूरी पत्ती को नहीं, केवल आधी पत्ती को किसके अंदर डाला जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अंदर डाल दिया जाता है। अब होगा क्या कि जैसे ही हमने पत्ती के आधे भाग को किसके अंदर डाल दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, तो अब ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है ये क्या करता है? ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है यह CO2 को अवशोषित करने का काम करता है। CO2 को अवशोषित करता है, इसका काम क्या होता है? CO2 को अवशोषित करने का काम होता है। अब इस वही सेम क्या करेंगे, इसको भी हम लोग सूर्य के प्रकाश के अंदर रखेंगे। अब जैसे ही हम लोग इसको सूर्य के प्रकाश के अंदर रखते हैं तो होगा क्या? लीफ को क्या मिला? सूर्य का प्रकाश मिला, ठीक है। उसके अलावा CO2 इसको मिल रही है, H2O मिल रही है, का निर्माण हो जाएगा C6H12O6 का निर्माण हो जाएगा। उसके अलावा H2O और ऑक्सीजन का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो पत्ती का जो पार्ट जिसको हमने किसके अंदर नहीं डाला, KOH के सॉल्यूशन के अंदर नहीं डाला है, इसके अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? स्टार्च मिलता है। लेकिन जिस पार्ट को हम लोगों ने पोटेशियम के सॉल्यूशन के अंदर डाला था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डाला था, यहाँ पर क्या नहीं मिलता है? स्टार्च नहीं मिलता है। अब यहाँ पर स्टार्च मिल रहा है और यहाँ पर स्टार्च नहीं मिल रहा है, इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन ये होता है कि हम लोगों ने जैसे ही आधी पत्ती को किसके अंदर डाला? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो क्या काम करता है? CO2 को अवशोषित करने का काम करता है। तो इसने क्या किया? पूरी की पूरी CO2 को, इसके अंदर जितनी भी CO2 थी उसको क्या कर लिया? अवशोषित कर लिया। अब CO2 को अवशोषित कर लिया तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी क्या? नहीं होगी। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होगी तो ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा तो जो पादप है वो स्टार्च को संचित कर पाएंगे क्या? ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में नहीं कर पाएंगे। तो जब देखा गया स्टार्च का, इनके ऊपर परीक्षण किया गया कि इनके अंदर स्टार्च मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस आधे भाग के अंदर स्टार्च मिल रहा था लेकिन इस वाले भाग के अंदर स्टार्च नहीं मिल रहा था। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है? प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाने के लिए CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर CO2 नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है वो भी संपन्न नहीं होगी।
ठीक है, तो इसके अंदर हुआ क्या, जिस भाग को परख नली में, ये क्या हो गया, एक तरीके की परख नली है और इस परख नली के अंदर किसका सॉल्यूशन है, KOH का सॉल्यूशन है। जिस भाग को परख नली में रखा गया वहां स्टार्च नहीं मिली, लेकिन जो भाग बाहर था, जो भाग परख नली में नहीं था, वहां पर क्या मिल गई, हमें स्टार्च मिल गई। क्यों स्टार्च मिल गई, क्योंकि यहां पर कौन सी प्रक्रिया हुई, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया संपन्न हुई। लेकिन यहां पर कोई भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं हुई, तो इसी वजह से कहा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाने के लिए CO2 बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करवाने के लिए CO2 का होना जरूरी होता है। तो इस प्रयोग से हम लोगों को क्या पता चलता है, इस प्रयोग से यह पता चलता है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसके लिए CO2 बहुत ही अनिवार्य होता है। प्रकाश संश्लेषण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, CO2 की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो दूसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोगों को क्या समझ में आया, CO2 की महत्वता समझ में आई। अब नेक्स्ट हम लोग प्रयोग देखते हैं, तीसरा प्रयोग। तीसरा जो प्रयोग था वो किया था जोसेफ व प्रिस्टले का बेलजार प्रयोग। अब इस प्रयोग के अंदर इन्होंने क्या किया, यह प्रयोग किया गया था 1770 के अंदर। ठीक है, इस प्रयोग के अंदर क्या किया इन्होंने एक बेल जार लिया, ये बेल जार है जो कि पूरा का पूरा ढका हुआ है, यानी कि इसके अंदर हवा आर पार नहीं हो सकती, पूरा पैक है ये। अब इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक जलती हुई मोमबत्ती रखी, जलती हुई मोमबत्ती को रखा। अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में होता है कि जो मोमबत्ती होती है वो बुझ जाती है। क्या हो गई है, मोमबत्ती बुझ गई। के बाद में इन्होंने एक और बेल जार लिया और इस बेल जार के अंदर इन्होंने क्या रखा, एक चूहे को रखा। ये चूहा इस टाइम पर क्या था, जीवित था। अब थोड़े टाइम के बाद में क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद में ये जो चूहा है वो मर जाता है। ठीक है, फिर इन्होंने एक और प्रयोग किया, इसके अंदर इन्होंने क्या किया, एक और बेल जार लिया,
अब इस बेल जार के अंदर इन्होंने क्या किया, एक लिया प्लांट, और ये प्लांट था पुदीने का। उसके अलावा एक मोमबत्ती ली जलती हुई, और एक चूहा लिया। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में इन्होंने देखा तो इन्होंने क्या पाया कि जो प्लांट है वो भी अपनी जगह पर आराम से है, मोमबत्ती जो है ये मोमबत्ती ये भी जल रही है आराम से, और ये जो चूहा है वो भी क्या है, जीवित है। अब इन्हें समझ नहीं आया कि भाई एक बार जब मैंने मोमबत्ती ली तो थोड़े टाइम के बाद में ये मोमबत्ती क्या हो जाती है, बुझ जाती है। फिर दूसरे बेल जार के अंदर इन्होंने क्या लिया, एक चूहा लिया, जिंदा चूहा लिया। थोड़ी टाइम के बाद में क्या होता है, ये चूहा भी मर जाता है। ठीक है भाई, फिर उसके बाद में इन्होंने तीसरे प्रयोग के अंदर क्या किया, एक सेम वही बेल जार लिया, थोड़ा सा आकार में बड़ा ले लिया कि भाई तीनों की तीनों चीजें आ जाए। एक प्लांट लिया, और इस प्लांट का नाम याद रखना है, पुदीने का पादप लिया था। उसके अलावा एक मोमबत्ती ली, और क्या लिया, चूहा लिया। अब थोड़े टाइम के बाद में इन्होंने देखा कि प्लांट भी अपनी जगह पर अच्छे से है, उसके अलावा मोमबत्ती भी जल रही है, और चूहा भी जीवित है। अब ये हुआ तो हुआ कैसे भाई, क्या हुआ इसके अंदर ऐसा कि तीनों के तीनों जीवित है, और यहाँ पर ये सारे के सारे दोनों मर गए थे, यानी कि बुझ गई, यानी कि ये भी मरी गई एक तरीके से, और चूहा भी क्या हो गया, मर गया। तो इन्होंने क्या देखा, हुआ क्या इसके अंदर, अगर कोई भी चीज जलती है, ये मोमबत्ती जल रही थी तो ये क्या निकाल रही थी, CO2 निकाल रही थी। इसके अलावा कोई भी जो जीवित जीव है वो भी किसका निकालते हैं, CO2 को निकालते हैं। और ये जो प्लांट है वो किसको निकाल रहे थे, ऑक्सीजन को निकाल रहे थे। तो इस ऑक्सीजन का उपयोग तो किसने कर लिया, मोमबत्ती ने और चूहे ने कर लिया, और इनसे जो CO2 निकल रही थी इसका उपयोग किसने कर लिया, का उपयोग कर लिया हमारे एक पादप ने। तो इनको ऑक्सीजन मिल गई दोनों को, और इनको क्या मिल गई, CO2 मिल गई, यानी कि तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करवा रहे। इसको कहां पर रखा था, बाहर रख दिया, यानी कि सूर्य का प्रकाश इसके अंदर आ सकता है, केवल सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही है, तो जो मोमबत्ती है वो भी जल रही है, और चूहा है वो भी हमारा क्या है, जीवित है। तो इसके अंदर क्या देखा गया, इस प्रयोग के अंदर यह देखा गया कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के अंतर्गत जितने भी जीवित जीव है, जीवित जीव का मतलब हो गया, मान लीजिए कोई भी जीव हो गया, हम लोग हो गए सारे के सारे, उसके अलावा कोई भी, जैसे मोमबत्ती है वो भी जल रही है, तो ये क्या कर रही है, वातावरण को अशुद्ध कर रही है। अशुद्ध कैसे कर रही है, क्योंकि किसको निकाल रही है, CO2 को निकाल रही है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो इस ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, और CO2 का उपयोग किसके रूप में कर लेती है, पादप प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के रूप में कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है कि जो वायु की क्षति पूर्ति करते हैं, प्रयोग के अंदर इन्होंने क्या बताया, इस प्रयोग के अंदर इन्होंने ये बताया पौधे उस वायु की शक्ति पूर्ति करते हैं, जिसे सांस लेने वाले जीव या
जलती हुई मोमबत्ती अशुद्ध कर रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो जलती हुई मोमबत्ती है और ये जो जीव है वो किसका निर्माण कर रहे हैं, CO2 का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि CO2 को रिलीज कर रहे हैं, यानी कि वातावरण को क्या कर रहे हैं, अशुद्ध कर रहे हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, वातावरण को शुद्ध किया जाता है, यानी कि किसका निर्माण किया जाता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। तो इस प्रयोग से क्या सिद्ध हुआ, इस प्रयोग के बाद में 4 साल बाद में 1774 में ऑक्सीजन की खोज हुई। किस प्रकार से हुई कि ऑक्सीजन का जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है, एक तरीके से जो CO2, जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है उसी के अंदर CO2 रिलीज होती है, यानी कि CO2 की जो खोज की थी 1774 में इस एक्सपेरिमेंट के 4 साल बाद में प्रयोग करके बताया गया कि ऑक्सीजन जो होती है वो किससे रिलीज हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है उससे रिलीज होती है। ठीक है, के बाद में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, कौन सा हो गया ये, अब चौथे प्रयोग की बात करते हैं। चौथा प्रयोग किया था एक वैज्ञानिक थे जिन्हें कहा जाता है जॉन इंजनहाउस का प्रयोग। अब ये जो जॉन इंजनहाउस थे इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर क्या लिया, इन्होंने अपने प्रयोग के अंदर एक जलीय पादप का उपयोग किया। ठीक है, अभी जो जलीय पादप था इसको इन्होंने एक बार तो धूप के अंदर रखा, यानी कि सूर्य के प्रकाश में रखा, और एक बार इन्होंने इस जलीय पादप को क्या किया, अंधेरे में रखा। तो जैसे ही एक बार तो इस पादप को सूर्य के प्रकाश के अंदर रखा, तो जैसे ही सूर्य के प्रकाश के अंदर रखा तो जो प्लांट का हरा भाग होता है, जो प्लांट का जहां पर भी ग्रीन पार्ट होगा, पूरा का पूरा कौन सा पार्ट है, ग्रीन पार्ट है, तो इस ग्रीन पार्ट के आसपास बुलबुले बनने लग गए। और ये जो बुलबुले थे इसके अंदर क्या भरी हुई थी, ऑक्सीजन भरी हुई थी। लेकिन जिस प्लांट को हम लोगों ने अंधेरे के अंदर रखा वहां पर कोई भी बुलबुले नहीं बने। इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है, इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की आवश्यकता होती है, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भी किसका निर्माण होगा, ऑक्सीजन का निर्माण होगा, यानी कि जो पादप का हरा भाग होता है वही क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करता है, और किसकी उपस्थिति में करता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है। तो इन्होंने इस प्रयोग से क्या दिखाया कि जो प्रकाश की महत्वता के बारे में बताया, प्रकाश की महत्वता को समझाया। यानी कि अगर हमने इसी प्रयोग को एक बार अंधेरे में किया तो अंधेरे में करने पर क्या होता है कि जो पादप का हरा भाग होता है वहां पर कोई भी बुलबुले नहीं बनते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको तेज धूप में रखते हैं प्लांट को, जलीय पादप को, तो किसका निर्माण होने लग जाता है, बुलबुलों का निर्माण होने लग जाता है।
और इन बुलबुलों की जो पहचान है वो किस रूप में की गई, ऑक्सीजन के रूप में की गई, यानी कि जहां पर भी प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होगी वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन का तो निर्माण होना ही है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन का निर्माण नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करवाने के लिए किसकी जरूरत होती है, प्रकाश की जरूरत होती है। यानी कि प्रकाश की महत्वता को समझाने का जो प्रयास किया था वो किन्होंने किया था, जॉन इंजनहाउस नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो ये बात हो गई हमारे एक्सपेरिमेंट की। अब 2-3 एक्सपेरिमेंट और है जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।